तो हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो अल्काइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। अल्काइन के प्रॉपर्टीज पर चर्चा करना हम शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा चीज बताना जरूरी है। सुनो, अगर कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और अगर कहीं पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिशन रिएक्शन के प्रति, अरे बेटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू शो एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो वो लोग निश्चित रूप से क्या दिखाने जा रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एडिशन रिएक्शन के प्रति दोनों में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करने पर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, तो याद रखना, हम लोगों को लगे चाहे जो भी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज को अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। एडिशन रिएक्शन के प्रति, टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, एक सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम जो होता है वो कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिस्टम के तुलना में। ठीक है, हमको नहीं लगता दोबारा रिपीट करना चाहिए इस चीज को, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, सुनो। सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिस्टम के तुलना में। कौन से रिएक्शन के प्रति, तो एडिशन रिएक्शंस के प्रति। ठीक, अब ये चीज ऐसा है कि जल्दी मन में जाता नहीं है, सर ये डबल 2 पाई बॉन्ड है, इसको न ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, आप उसको बार बार बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होशो हवास में है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इसका कारण क्या है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखो, इसका कारण किताबों, अलग अलग किताबों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। हम दोनों भाषा आपके सामने रख रहे हैं, आपको जिस तरीके में बात समझ में आ जाए वही उसी तरह से समझिएगा। जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल को भी हम लोग HCl से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं और इसको भी HCl से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल को पूरा कर देते हैं, ये CH2 है, ये CH। ठीक है बेटा, अगर किसी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल को HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर सबसे पहला काम होता क्या है, तो यहां पर सबसे पहला काम होता ये है कि H+ आकर अटैक करेगा और उसको कार्बोकैटायन में बदलेगा। ये दोनों में से किसी एक कार्बन पर H+ आकर अटैक करेगा, दूसरा कार्बन कार्बोकैटायन में बदल जाएगा। माने यहाँ पर पहला अटैक H+ होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और ये CH2+ में, और यहां पर भी H+ का अटैक होगा और ये बदल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH+, इस चीज में बदल जाएगा। ये इसका इंटरमीडिएट है, वो उसका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट समझते हो ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन का ग्राफ हो, ये रिएक्टेंट है और ये इंटरमीडिएट है और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट बहुत कम होगा, रिएक्शन स्लोली हुआ करेगा। अगर हमारा बना इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तब। अब आप लोग से अगर हम पूछें कि जितना भी कार्बोकैटायन के स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स का आप लोगों को ज्ञान है, उसके आधार पर कंपेयर कीजिए कि यह कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। दोनों कार्बोकैटायंस में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस कौन सा है, अगर ये चीज आप लोग से पूछा जाए तो क्या बोलोगे? देखो, अरे बेटा, यहाँ इस कार्बोकैटायन में पीछे सिंगल बॉन्ड है, अल्काइल है, हैविंग हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन होने का मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के तरह बिहेव करेगा। क्या लगता है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? दोनों में फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन जल्दी हुआ करेगा, फास्ट हुआ करेगा। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन? डबल बॉन्डेड के ट्रिपल बॉन्डेड?
डबल बॉन्डेड वाला। तो एक लैंग्वेज ऐसे बताया जाता है कि जब हम लोग एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाते हैं तो जो एल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, इसलिए उनके रिएक्शन फास्ट होते हैं। और रिएक्शन फास्ट होने के कारण बोला जाता है कि एक डबल बॉन्डेड सिस्टम कहीं ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके तुलना में? तो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम के तुलना में। तो कुछ किताबों ने इस चीज़ को इस तरह से समझाया है, लेकिन कुछ दूसरी किताबों में इस बात को कैसे समझाया है, वो बात वही है, सिर्फ समझाने का तरीका अलग है। दोनों में माने थियोरेटिकली अगर बहुत बेसिक में जाकर सोचोगे तो दोनों ने एक ही चीज समझाया, दोनों के बातें भी अलग अलग नहीं है, कहने का लहजा अलग जरूर है। सुन, जैसे यहां पर क्या होगा कि यहां पर H प्लस का अटैक यहां भी शुरुआती होगा और यहां भी शुरुआती H प्लस का अटैक होगा, और ये H प्लस जाएगा और ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, अपने पास ले लेगा किसी एक कार्बन पर, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बेटा ये H प्लस दोनों में से किसी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसीलिए ना दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां पर दोनों कार्बन जो हैं, उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहां पर दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है दोनों कार्बन। सुनो ना, हम लोग ये चीज पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा हो तो फिर वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ने का टेंडेंसी रखता होगा। अब ये बताओ कि इनके इलेक्ट्रॉन्स अपने बेस सेंटर से मजबूती से जुड़े हुए होंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन अपने बेस सेंटर से मजबूती से पकड़े गए होंगे? दोनों में से ज्यादा मजबूती से अपने बेस सेंटर से पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? पहला कि दूसरा? निश्चित रूप से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से पकड़ रखे होंगे। ज्यादा मजबूती से पकड़ रखे होंगे तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सिस्टम, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा खींचने वाला प्रोसेस होगा। कहने का मतलब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला होगा, जबकि यहाँ पर उसके तुलना में जल्दी इलेक्ट्रॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचा जा सकता है। इसलिए ये वाले रिएक्शंस तेजी से हुआ करेंगे, ये वाले रिएक्शंस लेट हुआ करेंगे। याद रखना, अगर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हो जिसके किसी एक छोर पर डबल बॉन्ड हो और दूसरे छोर पर ट्रिपल बॉन्ड हो, और वहाँ कोई एक ही मोल कोई एडिटिव माने HCl या और भी कोई चीज हम लोग वहाँ डालने जा रहे हैं एडिशन के पर्पज से, तो पहले रिएक्शन कौन करेगा? एक डबल बॉन्डेड वाला सिस्टम करेगा कि एक ट्रिपल बॉन्डेड वाला सिस्टम करेगा? तो पहले रिएक्शन एक डबल बॉन्डेड सिस्टम किया करेगा। इतना चीज समझ में आ गया कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन के प्रति जो होता है वह ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है। कौन? तो एडिशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है एक डबल बॉन्डेड। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा चीज हमको बताना जरूरी है। छोटा सा चीज बताना जरूरी क्या है कि कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के प्रति, जिसमें आयन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन जिसमें मेटल के ऊपर से गैस पास करवाकर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन अगर करवा रहे हो तो वहां पर फिर ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होता है। याद रखना, टुवर्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन अगर करवा रहे हो तो फिर वहां पर ज्यादा रिएक्टिव ये वाला चीज जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए लागू है, बाकी रिएक्शनों के लिए लागू नहीं है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो वहां पर फिर हमारा ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने चलते हैं। अरे बेटा, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज पर सबसे पहला जो चर्चा हम लोग प्रॉपर्टीज में सबसे पहला चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा हाइड्रोजनेशन। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज? तो वो होगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग पहले सारा चर्चा कर चुके हैं, कुछ नया नहीं बताना है। सुनो, अगर कहीं पर कोई अल्काइन हो, निकल के प्रेजेंस में इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा दें,
अगर निकेल के प्रेजेंस में इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा दें, याद है निकेल के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसको सेवेटियर एंड सेंड्रेंस रिडक्शन बोला करते थे। अल्केन पहला ही रिएक्शन यही बताए थे। यह सीधे कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन इसका अगर कर लें, हम लोग कहीं पर अल्काइन ले लें और पार्शियल हाइड्रोजनेशन, याद करना बेटा एल्कीन जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो इसके पार्शियल हाइड्रोजनेशन का चर्चा किए थे। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में पहला लिंडलर्स कैटलिस्ट बात किए थे, पीडी प्लस BaSO4। लिंडलर्स कैटलिस्ट अगर यूज कर लें तो दोनों हाइड्रोजन का एडिशन एक ही तरफ से होता था, ये सिस अल्कीन बन जाता था। ये जो होता था वो सिस वाला एडिशन एल्कीन होता था। एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाने का दूसरा कैटलिस्ट होता था जिसको हम लोग P2 कैटलिस्ट बोलते थे। और P2 कैटलिस्ट हम लोग बोला करते थे, याद है किसको बोला करते थे P2 कैटलिस्ट? तो P2 कैटलिस्ट हम लोग बोला करते थे निकल बोराइड को। निकल बोराइड को हम लोग P2 कैटलिस्ट बोला करते थे, Ni2B। याद करो, थोड़ा सा याद आया, ये पढ़े थे हम लोग कभी। P2 कैटलिस्ट बोला करते थे निकल बोराइड को। इसमें भी यह सिस एडिशन का ही उदाहरण है और यहां भी उधर सिस अल्कीन ही बना करता था, इधर जो बनता था वो सिस अल्कीन ही बन जाता था, ठीक है। और तीसरा होता था जिसको हम लोग बर्च रिडक्शन बोला करते थे। बर्च रिडक्शन में हम लोग क्या करते थे, कोई अल्कली मेटल होता था और उसको हम लोग घोल देते थे लिक्विड NH3 में। और इस वाले रिएक्शन का खासियत क्या था कि उधर जो हम लोगों को अल्कीन मिलता था वो ट्रांस वाला मिला करता था। इधर जो अल्कीन मिलता था वो कैसा अल्कीन मिला करता था, वो ट्रांस वाला। हालांकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसमें सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रांस एडिशन हुआ करता था। इसमें जो एडिशन होता था वो ट्रांस। तो ये सारे रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोजनेशन में कोई नया चीज पढ़ाने का नहीं है, ये सारे रिएक्शंस हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाइड्रोजनेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रिएक्शन विथ हैलो एसिड के बारे में चर्चा करने के लिए। हम लोग हाइड्रोजनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विथ हैलो एसिड। ध्यान दीजिएगा, दूसरा रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा रिएक्शन विथ क्या चीज, तो हैलो एसिड। रिएक्शन विथ हैलो एसिड, ध्यान देना बेटा। रिएक्शन विथ हैलो एसिड में क्या होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने कहीं पर कोई अल्काइन ले लिया है और इसको हम लोग किसी हैलो एसिड के साथ रिएक्शन करवा लें। हैलो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्कीन का जो हैलो एसिड के साथ रिएक्शन होता था वह रिएक्शन होता था मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि एडिशन इस तरह से होगा ताकि बना इंटरमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। एडिशन विल टेक प्लेस इन सच ए वे दैट फॉर्म्ड इंटरमीडिएट शुड बी मोस्ट स्टेबल। या मार्कोनिकॉफ रूल क्वेश्चन बनाने के लिए आसानी हो उसके लिए थोड़ा सा दूसरे शब्दों में क्या बोलते थे, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते थे निगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। निगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे बेटा निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का संख्या कम है। माने इसमें अगर हेलो एसिड का हम लोग एडिशन करवा दें तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर CH3C, ये Cl डबल बॉन्ड, यहाँ क्या चीज, ये CH2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन। निगेटिव पार्ट वहां गया है जहां हाइड्रोजन का संख्या कम है। सुनो ना, अनसैचुरेशन तो अभी भी एक है, यहाँ पर अभी एक स्टेप एडिशन और हो सकता है। अगर अगला स्टेप एडिशन हम लोग करवाएं, फिर से एक HCl अगर यूज कर ले, HCl यूज कर ले तो फिर से मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ही तो एडिशन होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ही एडिशन होगा तो अगेन वही बात, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का संख्या कम है। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट कैसा, ये जेमिनल की विसिनल, कौन सा डाइहैलाइड बन रहा है,
तो यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड बना करता है, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं कि अल्काइन को अगर हम लोग हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो जेमिनल डाइहैलाइड बना करता है। अरे बेटा एक बात ध्यान देना, अगर प्रॉपर कंडीशन अप्लाइड हो, अगर कंडीशन एंटी मार्कोनिकॉफ वाला प्रॉपर कंडीशन दे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हुआ करता है। जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए कंडीशन क्या था कि हेलो एसिड के रूप में सिर्फ और सिर्फ HBr, और दूसरा क्या था कि वहां पर ऑक्साइड मौजूद होना चाहिए। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें और हेलो एसिड के रूप में HBr और साथ में यहाँ पर ऑक्साइड ले लें, साथ में यहाँ पर ऑक्साइड ले लें तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट, पहला स्टेप का प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr हो जाएगा, यही ना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। और फिर से अगर HBr और परऑक्साइड ले लिया जाए, फिर से अगर HBr और परऑक्साइड ले लिया जाए तो फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 CH और ये यहाँ Br और ये यहाँ Br। तो एडिशन जो हेलो एसिड का होता है वो जस्ट अल्कीन के तरह ही हुआ करता है। अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ वाला कंडीशन दिया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हुआ करता है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद हेलो एसिड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा रिएक्शन विद हेलो एसिड से हम लोग आगे बढ़ें तो जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद हैलोजन। जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, रिएक्शन विद हैलोजन। ध्यान देना, जो सेकेंड रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा जो थर्ड रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखो आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद है, ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट एक शब्द हम लोग यूज किया करते थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं या ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। क्या चीज, एक सॉल्यूशन में हम लोग ब्रोमीन सॉल्यूशन ले लेते थे। ब्रोमीन आप लोगों को बताए थे ना, डीप ब्राउन कलर का लिक्विड हुआ करता है। किसी भी सॉल्वेंट में 2-3 बूंद अगर ब्रोमीन घोल दें तो पूरे सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाएगा। और इससे अगर हम लोग कोई एल्कीन या अल्काइन अगर पास करवा दें तो एल्कीन या अल्काइन ब्रोमीन को अपने में ऐड करके यहां से निकल जाता है। धीरे धीरे सॉल्यूशन में ब्रोमीन खत्म होने लगता है, और जैसे ही ब्रोमीन खत्म होने लगता है सॉल्यूशन का कलर डीकलराइज होते चला जाता है। तो पहला चीज याद रखना है कि जो अल्काइंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी ब्रोमीन के कलर को डीकलराइज करता है, ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट दिखाता है। हम पहले भी बोले थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में ये बात कहा जाए कि वह ब्रोमीन सॉल्यूशन के कलर को डीकलराइज करता है तो इसका मतलब वो या तो एल्कीन होगा या तो कोई ना कोई अल्काइन होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं, वहां पर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मेंटेन रहता है। तो पहला चीज तो यही कहना है कि अल्काइन भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाते हैं। और दूसरा चीज क्या कहना है कि बेटा अगर यहाँ रिएक्शन हुआ, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मान लो इसको हमने Cl2 या Br2 से रिएक्शन करवाया तो पहला स्टेप एक क्लोरीन यहाँ एक यहाँ, पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड CH Cl हो जाएगा। यहाँ फिर से एक बार एडिशन होने का चांस है तो यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ भी ये Cl माने प्रोडक्ट को अगर बोला जाए तो 1122 टेट्राहेलाइड बन जाया करेगा। ये जो प्रोडक्ट हो जाता है ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1122 टेट्राहेलाइड हो जाया करता है। ठीक है, सुनो ना एक बात, अगर हम लोग अल्काइन के रूप में इथिलीन ले लें, अगर हम लोग अल्काइन के रूप में क्या ले लें, एसिटिलीन ले लें, ठीक है, एसिटिलीन ले लें और इसको हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं। एसिटिलीन ले लें अल्काइन के रूप में और इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं।
अरे बेटा 2 मोल क्लोरीन अगर शुरू में ही ले लिया जाए तो ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा CHCl2 और ये हो जाएगा CHCl2, दोनों कार्बन पर दो हैलोजन ऐड हो गए। यह जो प्रोडक्ट हम लोगों के सामने बना है, इस प्रोडक्ट को हम लोग वेस्ट्रोन बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग वेस्ट्रोन बोला करते हैं। और इसमें एक स्टेप अगर हम लोग एलिमिनेशन करवा दें अल्कोहलिक के वजह से, एक स्टेप एलिमिनेशन करवा दें तो एक यहाँ का हैलोजन, एक वहाँ का हाइड्रोजन निकल जाए, CCl2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको वेस्ट्रोसोल पुकारते हैं। वेस्ट्रोसोल, वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल, यह दोनों जो केमिकल है ये दोनों लिक्विड होता है और रबर इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। यह दोनों का यूज होता है कहां पर? ये दोनों केमिकल यूज होता है कहां? रबर इंडस्ट्री में, रबर के सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। रबर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है। रबर से बहुत बड़े पैमाने पर टायर्स, गाड़ी के टायर्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ रबर इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है कौन कौन सा चीज? वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल। जो भी मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इन दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद रखना, ये गया है, पूछा जा चुका है। तो वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल का फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे रिएक्शन विथ हैलोजन के बारे में। अरे बेटा रिएक्शन विथ हैलोजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं वह रिएक्शन का नाम होगा क्या चीज? तो रिएक्शन विथ वाटर। अगला रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज? रिएक्शन विथ वाटर। ध्यान देना, हम लोग रिएक्शन चर्चा करने चल रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर के बारे में। रिएक्शन विथ वाटर, ध्यान दो। अगर हम लोग कोई अल्काइन ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसको अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में होता है क्या चीज? तो कैटलिस्ट के रूप में होता है 1% HgSO4, 20 to 40% होता है, 20 to 40% होता है H2SO4। जैसे हम लोग एल्कीन में देखे थे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन में क्या होता था? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। यह एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ही है। यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक जगह H और दूसरे जगह OH का एडिशन होगा। लेकिन H और OH का जो एडिशन होगा वो भी मार्कोनिकॉफ तरीके से होगा। मार्कोनिकॉफ तरीके से होगा, कहने का मतलब जो हमारा OH है वह ऐसे कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां पर अगर वाटर का एडिशन हो, यहां पर अगर वाटर का एडिशन हो तो यहां का प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? देखो तो ये CH3C, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा क्या चीज? ये CH2। यही हुआ ना वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ तरीके से हो तो। अरे बेटा ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ बना हुआ है इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना। यह आपको इनॉल फॉर्म बना हुआ दिख रहा है, देखो तो ध्यान से। यह आपको इनॉल फॉर्म नहीं दिख रहा है, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और उसी कार्बन पर OH भी हो, उसी को ना हम लोग इनॉल फॉर्म बोला करते हैं। तो यहाँ पर ये इनॉल फॉर्म बन गया है। ये इनॉल फॉर्म जो बना है ये तुरंत टॉटोमेराइज हो जाएगा। आपको बताए थे ना कीटो इनॉल, नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन के केस में इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होता है, मेजर कीटो ही होता है। यह अगर टॉटोमेराइज हो जाए, अपने कीटो फॉर्म में बदल जाए तो इसका कीटो फॉर्म कैसा हो जाएगा? इसका कीटो फॉर्म ऐसा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग कोई अल्काइन ले लें, अल्काइन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं 1% HgSO4, 20 to 40% H2SO4 की मौजूदगी में, तो वह एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना 12 में एक तरह का रिएक्शन जरूर हर साल पूछा जाता है, 10 नंबर का, कन्वर्सन बोलते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में बदला जाता है। कन्वर्शन में ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा, कन्वर्शन में ये वाले रिएक्शंस बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं।
और आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। हुआ यहाँ क्या है कि जहां ट्रिपल बॉन्ड था वहां पर वाटर का एडिशन हुआ है, वो भी मार्कोनिकॉफ तरीके से। मार्कोनिकॉफ तरीके से हुआ तो निगेटिव पार्ट OH, वाटर का निगेटिव पार्ट OH वहां गया है जहां हाइड्रोजन कम है, तो यह एक हमारा इनॉल फॉर्म बन गया है। और जो इनॉल फॉर्म बना है वो टॉटोमेराइज होकर एक कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, ये था क्या चीज, तो ये था वाटर का एडिशन। अब एक बात यहाँ बहुत स्पेशल है, खास तौर पर इंजीनियरिंग वाले लोग विशेष ध्यान देना इसी रिएक्शन में, और सभी लोग ध्यान देंगे, सुनिएगा। जब हम लोग, बहुत ध्यान से सामने देखना, जब हम लोग कोई एल्कीन का हाइड्रेशन करते थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किया करते थे, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब हम लोग किया करते थे तो एल्कीन के हाइड्रेशन में सिर्फ इसको हम लोग H+ और H2O से रिएक्शन करवाते थे। ये H+ क्या करता था कि जाके ये इसको बदल देता था इस तरह के कार्बोकैटायन में, और कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पर अब वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर के कारण जाकर अटैक करता था और ये अल्कोहल में बदल जाता था। यहां पर किसी HgSO4 या Hg++ आयन का जरूरत नहीं पड़ता था। एट द सेम टाइम जब हम लोग किसी अल्काइन का हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो ये H+ के लिए Hg ये तो यूज कर ही रहे हैं, ये इसका क्या काम है, HgSO4 क्यों लिया गया है, इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर, तो जानते हो बेटा इसका फंक्शन क्या है। HgSO4 आपको बताए थे ना थोड़ा देर पहले, एक डबल बॉन्डेड सिस्टम और एक ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव कौन होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, कम रिएक्टिव ये होता है। अगर हम लोग HgSO4 नहीं यूज करें, रिएक्शन तो भी होगा लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होगा। HgSO4 कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। अब बात है कि सर कैटलिस्ट की तरह काम कैसे करता है, कौन सा ऐसा काम करता है कि रिएक्शन तेज हो जाता है, तो वो काम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। उसका क्या रोल है वो सुन लो। ये जो ट्रिपल बॉन्डेड हमारा सिस्टम है, यहाँ पर जाकर वो Hg++ सबसे पहले जाकर वो अटैक करता है, और Hg++ दो कैटायन है, ये इनका इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉ कर लेता है, ये इस तरह के चीज में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH, और ये Hg+, और इस कार्बन पर इसका इलेक्ट्रॉन एक छीन लिया गया है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया है। प्लस आने के बाद शिफ्टिंग वगैरह जैसा चीज नहीं होने देता है, क्योंकि मरकरी अपना एक लोन पेयर देकर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेता है। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेता है डबल बॉन्ड CH, और मरकरी पर एक प्लस पहले ही से था, एक लोन पेयर फिर से दे दिया है तो Hg++ बन जाता है। और तुम लोग को बताए थे ना एक बार कि अगर कहीं भी 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनकर रिएक्शन हो तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो ज्यादा अल्काइलेटेड सेंटर पर होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर के कारण ज्यादा अल्काइलेटेड कार्बन पर आकर अटैक करेगा, ये मरकरी को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो मरकरी को रिप्लेस करने के बाद ये CH3C और ये लोन पेयर के कारण अटैक किया तो इस ऑक्सीजन पर भी प्लस, और वो अपना प्लस हटाने के लिए एक H+ रिलीज कर देगा, तो यहाँ ये OH जुड़ा हुआ और डबल बॉन्ड CH, और ये मरकरी ये ऐसा चीज। और अब क्या होता है यहाँ पर, अब ये होता ये है कि यह मरकरी वैसे ही साइज में बहुत बड़ा है, बॉन्ड उसके कमजोर होते हैं, यह मरकरी कैटलिस्ट के तरह है, रिएक्शन खत्म होते होते वो वहां से वापस निकल जाएगा, तो वो वहां से वापस निकल, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको देकर, ये उसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको एनायन बनाकर खुद Hg++ बनकर ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ CH3C, ये OH, और ये डबल बॉन्ड CH माइनस और प्लस ये Hg++ बनकर ये अब रिएक्शन से बाहर निकल गया, और सॉल्वेंट एक हाइड्रोजन देकर उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन गया।
कुल मिलाकर अगर पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो और एक लाइन में Hg+ के यूज को डिस्क्राइब करना हो, एक लाइन में मरकरी के यूज को अगर बताना हो, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जिस C∼C सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में H+ को बहुत समय लगता, उस C∼C सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको पोलराइज करके जल्दी रिएक्शन करवाने में मदद करता है कौन? Hg++। Hg++ के बदला में कोई भी मेटल और भी यूज कर सकते थे। अरे बेटा, कोई अगर छोटा साइज वाला मेटल यूज करते ना, मरकरी याद है पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी सबसे नीचे, साइज बड़ा उसका। कोई दूसरा मेटल अगर यूज करते ना तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाता, और ये बॉन्ड अगर मजबूत हो जाता तो अंत में अपने आप टूटकर फिर अलग भी नहीं निकलता। तो इसलिए इस पर्पस के लिए सबसे सुटेबल चीज मरकरी ही होता है। तो मरकरी कैटलिस्ट के रूप में ये रिएक्शन करवाया जाता है। इस रिएक्शन में मरकरी का रोल क्या था, ये बात समझ में आ गया है। अगर मरकरी आयन नहीं भी यूज करते तो भी रिएक्शन होता, लेकिन वहां पर रिएक्शन का रेट काफी स्लो हुआ करता। अगर मरकरी नहीं यूज करते तो रिएक्शन का रेट काफी स्लो हुआ करता। तो अगर हम लोग 1% HgSO4, 20-40% H2SO4 की मौजूदगी में किसी अल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो उधर हमारा प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? तो प्रोडक्ट के रूप में उधर हम लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इससे आगे का जो प्रॉपर्टीज होगा वो हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज बस इतना ही तक, हम लोग अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं।